पाठ 12 जामुन का पेड़। पाठ परिचय। यह कहानी शासन प्रशासन पर एक व्यंग है जिसमें बताया गया है कि कार्यवाही के नाम पर आम इंसान कैसे बलि चढ़ जाता है। क्या फाइलों की कार्यवाही इंसान की जान से बढ़कर है? यह तथ्य सभी को समझना चाहिए। मतलब ये कहानी बच्चों ऐसे आजकल देखते होंगे, जैसे आपने कक्षा 7 में सदाचार का तावीज़ पढ़ा था, वो भी एक तरह से व्यंग कथा थी कि शासन में किस तरह से भ्रष्टाचार फैला है। तो ये कहानी जो है जामुन का पेड़, ये व्यवस्था की अव्यवस्था पर चोट है। अव्यवस्था यानी जो शासन हमारा जो प्रशासन है उसकी अव्यवस्था पर इसमें एक व्यंग की तरह ये कहानी की गई है कि किस तरह से डिपार्टमेंट में कोई काम ठीक से नहीं होता। तो ये कहानी पढ़ते हैं। रात को बड़े जोर का झक्कड़ चला। झक्कड़ यानी आंधी। सेक्रेटेरिएट के लॉन में जामुन का पेड़ गिर पड़ा। सुबह जब माली ने देखा तो उसे पता चला कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। माली दौड़कर चपरासी के पास गया। चपरासी दौड़कर क्लर्क के पास गया। क्लर्क दौड़कर सुपरिंटेंडेंट के पास गया तो सभी लॉन में आ गए। मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, एक क्लर्क बोला, और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी। दूसरा क्लर्क याद करते हुए बोला, मैं इसके फल झोली भर कर ले जाता था। मेरे बच्चे इसकी जामुन कितनी खुशी से खाते थे। तीसरा क्लर्क रुआंसा होकर बोला, मगर यह आदमी। माली ने दबे हुए आदमी की ओर इशारा किया। अब यहाँ पे देखिए, किसी को भी जामुन के पेड़ के नीचे दबे हुए व्यक्ति के बारे में ख्याल नहीं है। सबको जामुन के पेड़ की सुधि है कि उसके फल खाते थे। तो एक तरह से इस भाग में भी व्यंग सा है। आगे देखते हैं। अब इसमें जो है, जो क्लर्क थे उन लोगों को इसका ख्याल नहीं आया, केवल माली को इस बात का ख्याल आया। हाँ, यह आदमी। सुपरिंटेंडेंट सोच में पड़ गया। पता नहीं जिंदा है कि मर गया। मर गया होगा। जिसकी पीठ पर इतना भारी पेड़ गिरे वह कैसे बच सकता है? नहीं, मैं जिंदा हूं, दबा हुआ आदमी कराह कर बोला। जिंदा है, एक क्लर्क ने ताज्जुब से कहा। पेड़ को हटाकर इसे जल्दी निकाल लेना चाहिए, माली ने सुझाव दिया। मुश्किल काम है, पेड़ का तना भारी और वजनी है, एक चपरासी बोला। क्या मुश्किल है? माली बोला। बस सुपरिंटेंडेंट साहब हुक्म दे दें, हम सभी मिलकर इस आदमी को निकाल सकते हैं। हाँ, हम लोग तैयार हैं, सभी मिलकर बोले। ठहरो, तभी सुपरिंटेंडेंट बोला, मुझे अंडर सेक्रेटरी से पूछना पड़ेगा। सुपरिंटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया। अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया। डिप्टी सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। फाइल चलती रही। इसी में आधा दिन बीत गया। यानी उसको पेड़ के नीचे दबे आदमी को क्या करना चाहिए? अगर हमारे सामने ऐसी परिस्थिति है तो हम तुरंत उसको करेंगे कि उस आदमी को निकालेंगे। पर यहाँ क्या है, सब एक दूसरे के पास जाके पूछ रहे हैं डिपार्टमेंट में, क्यों सुप्रीम अंडर सेक्रेटरी के पास, फिर डिप्टी सेक्रेटरी के पास, और फाइल इसी तरह चलती रही। आधा दिन बीत गया। दोपहर के खाने पर दबे हुए आदमी के चारों ओर बहुत भीड़ हो गई थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। तभी सुपरिंटेंडेंट फाइल लिए भाग आया और बोला, हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते हैं।
हम लोग व्यापार विभाग के हैं और यह पेड़ कृषि विभाग के अधीन है। मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग में भेज रहा हूँ। वहीं से उत्तर आते ही इस पेड़ को हटवा दिया जाएगा। दूसरे दिन कृषि विभाग से उत्तर आया कि पेड़ व्यापार विभाग के लॉन में गिरा है, अतः वही लोग कुछ कर सकते हैं। यह उत्तर पढ़कर व्यापार विभाग को गुस्सा आ गया। उन्होंने फाइल कृषि विभाग के पास वापस भेज दी कि यह समस्या सुलझाना उन्हीं लोगों की जिम्मेदारी है, हम लोगों की नहीं। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। फिर शाम को जवाब आया, यह मामला हम लोग हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं, क्योंकि जामुन का पेड़ एक फलदार पेड़ है, अतः यह मामला हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया, जबकि उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा था। लेकिन एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई, सो उसने दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाजत दे दी। माली ने आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा। दबा हुआ आदमी कुछ न बोला। माली ने फिर कहा, तुम्हारा यहाँ कोई वारिस है तो उसे उसका पता बता दो, मैं उन्हें खबर कर दूंगा। मैं लावारिस आदमी हूँ। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से एक बड़ा व्यंग्यपूर्ण जवाब आया। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने लिखा था, आश्चर्य है, हम लोग पेड़ हड़ लगाओ स्कीम चला रहे हैं और हमारे देश के सरकारी अफसर पेड़ पेड़ काटने का सुझाव दे रहे हैं, वह भी फलदार जामुन के पेड़ को। हमारा सरकारी विभाग वृक्ष काटने की इजाजत नहीं दे सकता। अब क्या किया जाए? एक मनचले ने कहा, अगर अगर पेड़ नहीं काटा जा सकता तो इस आदमी को ही काटकर निकाल लिया जाए। यह सुनकर दबा आदमी बोला, मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। यह भी ठीक कहता है, एक क्लर्क बोला। लेकिन उस मनचले ने कहा, आप जानते नहीं आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है। मैं तो समझता हूँ कि अगर इस आदमी को बीच से काटकर निकाल लिया जाए तो इसे फिर से जोड़ा जा सकता है। इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। मेडिकल डिपार्टमेंट ने तुरंत एक्शन लिया। उसने योग्य प्लास्टिक सर्जन को छानबीन के लिए भेज दिया। सर्जन ने दबे हुए आदमी की अच्छी तरह जांच करके रिपोर्ट भेजी कि ऑपरेशन तो हो सकता है, ऑपरेशन सफल भी हो सकता है, लेकिन आदमी मर सकता है। इसलिए यह फैसला रद्द कर दिया गया। रात को माली ने दबे हुए आदमी को खिचड़ी खिलाते हुए बताया कि अब मामला ऊपर चला गया है, उम्मीद है सब काम ठीक हो जाएगा। दबा हुआ आदमी एक आह भरकर बोला, ये तो माना कि तगाफुल न करोगे। दगाफुल यानी देर। तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। यानी उसने कहा कि ये तो है कि ये देर नहीं होगी, लेकिन जब तक ये काम होगा तब तक शायद मैं मर जाऊं। माली चकित होकर बोला, क्या तुम शायर हो? हाँ, आदमी बोला। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया। चपरासी ने क्लर्क को। थोड़ी देर में यह खबर चारों ओर फैल गई। शाम होते होते सेक्रेटेरिएट का लॉन भांति भांति के कवियों से भर गया और दबे हुए आदमी के चारों ओर कवि सम्मेलन सा वातावरण होने लगा। यह सूचना सेक्रेटेरिएट तक पहुंची तो कमेटी ने फैसला किया, चूंकि दबा हुआ आदमी एक कवि है, इसीलिए इस फाइल का संबंध कल्चरल डिपार्टमेंट से है। अब फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट के पास पहुंचा दी गई। वहां अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंची। वह तुरंत दबे हुए आदमी का इंटरव्यू लेने पहुंच गया। तुम कवि हो? उसने पूछा। जी हाँ। किस उपनाम से शोभित? ओस। ओस? सेक्रेटरी जोर से चीखा, क्या वही ओस हो जिसका गद्य संग्रह ओस के फूल अभी हाल में प्रकाशित हुआ है?
दबे हुए कवि ने हुंकार में सिर हिलाया। क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? सेक्रेटरी ने पूछा। नहीं। आश्चर्य है, इतना बड़ा कवि, ओस के फूल का लेखक, हमारी अकादमी का मेंबर नहीं। उफ, कैसी भूल हो गई हमसे। इतना बड़ा कवि और कैसी अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है। गुमनामी में नहीं, एक पेड़ के नीचे दबा हूँ। कृपया मुझे यहाँ से निकालिए। अभी बंदोबस्त करता हूँ, सेक्रेटरी फौरन बोला। उसने अपने विभाग में रिपोर्ट की। दूसरे दिन सेक्रेटरी आया और उस आदमी से बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ। हमारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें अपनी केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया है। यह लो चुनाव पत्र। मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो, दबे हुए आदमी ने कराहते हुए कहा। यह हम नहीं कर सकते, सेक्रेटरी ने कहा। जो हम कर सकते थे हमने कर दिया, और यदि तुम मर जाओ तो तुम्हारे घर वालों को वजीफा दे सकते हैं। मैं अभी जीवित हूँ, कवि बोला। मुझे दिन जिंदा रखो। सेक्रेटरी बोला, मुसीबत यह है कि हमारा विभाग सिर्फ कल्चर से संबंधित है। पेड़ काटने का मामला है, कलम दवात से नहीं, आरी कुल्हाड़ी से संबंधित है। उसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अर्जेंट लिखकर भेज दिया है। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया, कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। अब दबे हुए आदमी का श्वास जवाब दे रहा था। कल तक किसी न किसी तरह उसे जीवित रहना है। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पेड़ काटने पहुंचे तो उन्हें रोक दिया गया। मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया था कि पेड़ को न काटा जाए। अंडर सेक्रेटरी ने सुपरिंटेंडेंट को बताया, आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं। आज अगर 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा, जो वे फैसला देंगे वही सबको स्वीकार होगा। शाम के 5 बजे स्वयं सुपरिंटेंडेंट कवि की फाइल लेकर उसके पास पहुंचा और खुशी से चिल्लाया, सुनते हो, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया है। कल यह पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। सुनते हो, आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई। मगर कवि का हाथ ठंडा था। आंखों की बुतलियां निर्जीव और चींटियों की लंबी पात उसके मुंह में जा रही थी। उसके जीवन की फाइल पूर्ण हो चुकी थी। कृष्णचंद्र। तो ये कहानी समाप्त होती है। आपने देखा इस कहानी में एक छोटी सी बात के लिए एक विभाग से दूसरे विभाग, दूसरे से तीसरे विभाग में फाइल चलती रही, लेकिन वो पेड़ के नीचे दबा हुआ व्यक्ति वैसे ही दबा रहा और उसकी मृत्यु हो गई। तो ये था हमारे विभागों की लापरवाही की का जो है ये कहानी थी, विभागों की लापरवाही की कथा। ये कहानी काल्पनिक है, इसमें जो पात्र हैं ये सब काल्पनिक हैं। जो भी विभागों के अफसर पदाधिकारियों के नाम हैं, प्रधानमंत्री, ये सब जो है काल्पनिक किया गया है। ये वास्तविक कहानी नहीं है, लेकिन इस तरह से होता है, इसीलिए ये कहानी रची गई। संदेश, नियम कानून केवल दिखावे के लिए नहीं, मानव कल्याण के लिए होने चाहिए। यानी जो भी नियम बने हैं किस किस डिपार्टमेंट में कौन सा काम हो, वो हमारी आसानी के लिए हैं, इसलिए नहीं कि उससे ही असुविधा हो जाए। अब कृष्णचंद्र, इनके बारे में जीवन परिचय इनका देख लें। कृष्णचंद्र जी का जन्म 23 नवंबर सन 1914 ईस्वी में पंजाब के वजीराबाद गांव, जिला गुजरांवाला में हुआ था। उनकी प्राथमिक शिक्षा पुंछ, जो कि जम्मू कश्मीर में है, हुई। उच्च शिक्षा के लिए वे सन 1930 ईस्वी में लाहौर आ गए और फोरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में प्रवेश लिया। सन 1934 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया। बाद में उनका जुड़ाव फिल्म जगत से हो गया
और अंतिम समय तक वे मुंबई में ही रहे। कृष्णचंद्र उर्दू कथा साहित्य में अनूठी रचनाशीलता के लिए बहुचर्चित रहे। वे प्रगतिशील और यथार्थवादी नजरिए से लिखे जाने वाले साहित्य के पक्षधर थे। इनको साहित्य अकादमी सहित बहुत से पुरस्कार प्राप्त हुए। 8 मार्च सन 1977 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। बच्चों, ये शब्दार्थ इसमें ज्यादातर देखिए अंग्रेजी के शब्द हैं, उनके अर्थ लिखे गए हैं, और हिंदी में अंग्रेजी के प्रचलित शब्द। ये सब अंग्रेजी के शब्द हैं, लेकिन इसको हिंदी में ज्यों का त्यों भी प्रयोग किया जाता है। उर्दू मिश्रित हिंदी भाषा को हिंदवी कहा जाता है। हिंदी भाषा में विदेशी भाषाओं के सर्वाधिक शब्द उर्दू यानी अरबी फारसी के ही हैं। अब ये प्रश्न है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, आपको करना है। लघु उत्तरीय प्रश्न, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, मूल्य परक प्रश्न। तो ये आप छोटे छोटे प्रश्न, इनको बहुत बड़ा नहीं लिखना है, पर इन सबको आपको लिखना है कंपैक्ट करके कि इनके क्या उत्तर होंगे। ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। रिक्त स्थान और शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। फलदार यानी फल देने वाले। वृक्ष सुझाव, किसी को सुझाव देना। कृषि यानी खेती करने वाला विभाग। व्यापार, ओस, जिंदा। आज पाठ यहीं पे समाप्त होता है।